नमस्कार, मैं हूं संजय शुभांकर और आप सुन रहे हैं कहानियां स्टोरी प्लैनेट पर। अमृता प्रीतम जी की कहानियों की श्रृंखला की आज की कहानी है अमृता जी की बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अजीबोगरीब मगर बहुत ही रोचक कहानी लाल मिर्च। तो प्रस्तुत है अमृता प्रीतम जी की कहानी लाल मिर्च। डॉक्टरों के इंजेक्शन को छोड़ो यार। अरे जिस घर के कुत्ते ने काटा है ना, उस घर की लाल मिर्च अपने जख्म पर लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। एक दोस्त ने कहा तो दूसरा बोल पड़ा कि जिस घर के कुत्ते ने काटा है ना, अगर उस घर की कोई सुंदर लड़की तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांध दे तो समझ लो सारे सारे कष्ट दूर हो गए। अरे लड़कियां भी तो लाल मिर्च ही होती है ना। कॉलेज के सभी दोस्त और सभी लड़के जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़े और वो जिसे कुत्ते ने काटा था वो हंसकर कहने लगा कि यार यार ये नुस्खा तो बहुत अच्छा है, तुमने आजमाया हुआ है ना। गोपाल ने उम्र की सीढ़ी के 18वें डंडे पर पांव रखा था और गोपाल को लगा था कि इस डंडे पर जवानी के एहसास का एक कुत्ता दुबक कर बैठा हुआ था और आज उसने अचानक पागलों की तरह उसकी टांग में से मांस नोच लिया था। और उस दिन से गोपाल का मन अपने जख्म पर लगाने के लिए लाल मिर्च जैसी लड़की ढूंढने लग गया था। वैसे लड़कियां तो गोपाल के कॉलेज में भी थीं, पड़ोस के घरों में भी, उस शहर की गलियों में भी और अन्य सब शहरों में। पर जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूं, गोपाल सोचा करता कि आखिर वो कहां है। और फिर गोपाल लड़कियों को ऐसे देखता जैसे थाली में दाल को बीना जाता है। छोटे कद की, मोटी, बैठी हुई नाक वाली, लंबी, गोल। और जब ऐसी लड़कियों को वो दाल में से पत्थरों की तरह निकालकर अलग कर देता तो उसे सभी पुरानी उपमाएं याद आ जाती कि लचकती हुई टहनी जैसी लड़की, चंदन जैसी लड़की, देवदार के वृक्ष जैसी लड़की, चांद की फांक जैसी लड़की। और फिर गोपाल सोचता कि नहीं 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 नहीं, इनमें से कोई नहीं, उसे तो केवल सिर्फ लाल मिर्च जैसी लड़की ही चाहिए। वैसे तो कॉलेज के सभी लड़कों में पुस्तकों और कोर्सों की बजाय लड़कियों की बातें लंबी हो गई थी, पर गोपाल की हर बात को अपने घर जाने के लिए जैसे लड़की शब्द के दरवाजे से होकर ही गुजरना पड़ता था। कभी रेडियो पर नूरजहां की आवाज आती कि तुम्हारे मुख पर काले रंग का तिल है सियालकोट वाले लड़के। तो गोपाल अपने लाल होठों पर एक मोटे तिल को अंगुली से टटोलकर ढूंढने लगता और फिर जैसे नूरजहां को संबोधित करके कहता कि हाय जालिम, हर बार कहती है सियालकोट के लड़के, कभी कभी इसकी जगह लायलपुर के लड़के भी तो कहा कर। नूरजहां ने तो गोपाल की बात कभी सुनी नहीं, पर कॉलेज के लड़कों ने जरूर गाना शुरू कर दिया, ए लायलपुर के लड़के। लेकिन इससे गोपाल की जबान और भी सूख जाती, उसे और प्यास लगने लगती कि कभी नूरजहां या कभी कोई लड़की ये बात कहे। जो भुने चने बेचने वाला कहता है ना कि मुंबई का बाबू मेरे चने ले गया, तो गोपाल हंसता और कहता कि चना ले गया तो वो ऐसे कहता है जैसे इसकी लड़की निकाल कर ले गया है। ऐनकों वाली लड़कियां गोपाल को लड़कियां नहीं लगती थी, क्योंकि उसका मानना था कि जब भी आंखों को देखना हो तो पहले कांच की दीवार पार करनी पड़ती है। गोपाल कहता और उन लड़कियों को लड़कियों की सूची में से निकालकर अलग कर दिया करता था। किसी लड़की ने ऊंची धोती बांधी होती या पांव में जुराबे पहनी होती, हाथ में छतरी पकड़े होती, तो गोपाल हंसकर मुंह फिरा लेता कि ये लड़की थोड़ी है, अरे ये तो मास्टरनी है, मास्टरनी। जो विद्यार्थी गणित में कमजोर हो वो मास्टरनी से शादी कर ले। किसी लड़की ने गहरे रंगों के कपड़े पहने होते या बाह में चूड़ियां ही ज्यादा पहनी होती तो गोपाल कहता कि ये तो रंगों का विज्ञापन है, लड़की तो बीच में कहीं मिलती ही नहीं है, बस पूरी की पूरी चूड़ियों की दुकान है, दुकान। जब वो कोई बारात देखता तो उसका मन उदास हो जाता, बेचारे का दिवाला निकल गया।
और गोपाल कहता है कि जब मनुष्य प्रेमी बनने से पहले पति बन जाता है तो समझो कि अब बेचारों के पास पूंजी बिल्कुल नहीं रही और उसने घबराकर दिवालिया होने की अर्जी दे दी है। भाई शायद वो किसी प्रेमिका से ही शादी करने जा रहा हो। गोपाल का कोई दोस्त कहता तो कहता नहीं यार, जुल्फ को सर करने में उम्र लगती है, उम्र। गालिब की डोमनी और लोरका की जिप्सी इनके दरवाजों पर कभी बारात नहीं आती। और गोपाल कई वर्षों तक इस जुल्फ की बातें करता रहा जिसके सर करने में उसे उम्र लगानी थी। और गोपाल ने टटोल टटोल कर देखा कि काली रात जैसे बाल, पर उसे किसी रात ने नींद न दी। सघन जंगल जैसे बाल, पर वो किसी जंगल में खो न सका। समुद्रों की लहरों जैसे बाल, पर वो किसी भी लहर में गोता न लगा सका। और गोपाल ने उम्र के जो साल एक जुल्फ को सर करने में लगाने थे, वे जुल्फ को ढूंढने में ही खोते रहे। और फिर गोपाल अपने सालों के खो जाने से घबराने लगा। अरे भाई, तुम भी हमारी तरह दिवालियापन की अर्जी दे दो यार। गोपाल के पुराने साथियों में से जब कोई भी गोपाल से मिलता तो मजाक करता। उम्र के 18 वर्ष में जवानी के पागल कुत्ते ने गोपाल की टांग में काटा था और उस जख्म पर लगाने के लिए गोपाल एक लाल मिर्च जैसी लड़की ढूंढ रहा था। पर अब उम्र के 32वें वर्ष में उस जख्म का जहर उसके सारे शरीर में फैलने लगा था। अब गोपाल सोचने लगा था कि ना वो गालिब है और ना लोरका। वो गोपाल है, सिर्फ गोपाल, या एक ईश्वरदास, या एक शेर सिंह, या अल्लाह रखा जैसा कोई एक साधारण सा आदमी। और उसने चुपचाप सिर झुकाकर दिवालिया होने की अर्जी लगा दी। अरे क्यों यार, आज डोमनी के घर में बारात आएगी या जिप्सी के घर में? सुनाओ सुनाओ, भाभी कैसी है? और कुछ नहीं तो हम तुम्हारी लाल मिर्च के देवर तो बन ही जाएंगे ना। बेशक सोने की जगह हीरे की अंगूठी ही देनी पड़े, पर भाभी का घूंघट जरूर उठाएंगे। गोपाल अपने दोस्तों के मजाक को अपने हाथ पर विवाह के लाल धागे की तरह बांधे जा रहा था और हंसता हुआ कह देता था कि मास्टरनी है मास्टरनी, ऐनक भी लगाती है तुम्हारी भाभी। वैसे मां ने जब रिश्ता तय किया था तो गोपाल से कहा था कि अगर वो चाहे तो वो किसी बहाने वो लड़की को दिखा देगी। पर गोपाल ने खुद ही इनकार कर दिया था कि जब दिवालिया होने की अर्जी लगा ही दी है तो फिर देखने ना देखने से क्या फर्क पड़ता है। और डोली दरवाजे पर आ गई। सुंदर है बहू, घर का श्रृंगार है श्रृंगार। उसे रुपए देते समय गोपाल की ताई बार बार ये बात कह रही थी। और गोपाल सोच रहा था कि जब लोग दरवाजे के सामने कोई भैंस भी लाकर बांधते हैं तब भी यही बात कहते हैं कि भैंस तो घर का श्रृंगार होती है। और जब लोग डोली लेकर आते हैं तब भी यही बात कहते हैं कि बहू तो घर का श्रृंगार होती है। और फिर भैंस में और बहू में जो फर्क होता है वो कहां चला गया? और फिर गोपाल खुद ही हंस देता कि ये वैसा ही फर्क है जैसे एक प्रेमी में और एक दूल्हे में हुआ करता है। गोपाल की पत्नी ना इतनी सुंदर थी और ना ही इतनी कुरूप, आम साधारण लड़कियों जैसी थी। देखने में वैसे ठीक ही लगती थी और गोपाल को ना कोई चाव था और ना कोई शिकायत। वो भांति भांति के कपड़े पहनती, पर गोपाल उसे कभी रंगों का विज्ञापन नहीं कहता था। वो सुहाग की चूड़ियां और दहेज के कड़े सब कुछ एक साथ पहन लेती थी, फिर भी गोपाल उसे कभी जेवरों की दुकान नहीं कहता। आजकल गोपाल को जवानी के शुरू के दिनों में पढ़ा हुआ एक अंग्रेजी उपन्यास याद आया करता था, जिसमें अपने सपनों की लड़की ढूंढने के लिए कोई उम्र लगा देता है पर उसे ढूंढ नहीं पाता। और फिर मरते समय अपने बेटे को अपनी सारी रूपरेखा और सारी लगन देकर कह जाता था कि वो इस किस्म की आंखों वाली, इस किस्म के नैन नक्शों वाली और इस किस्म के बालों वाली लड़की को जरूर ढूंढे। और फिर सारी उम्र की खोज के बाद उसका बेटा भी मरते समय यही बात अपने बेटे को लिखकर देकर चला जाता था। जुल्फ को सर करने में गालिब ने सिर्फ एक ही उम्र का अंदाजा लगाया था, पर गोपाल सोचता कि जीवन की हार गालिब के अंदाजे से बहुत बड़ी है। और आजकल गोपाल सोच रहा था कि उसके घर एक पुत्र जन्म लेगा, हूबहू उसकी मुखाकृति,
हूबहू उसका दिल, हूबहू उसके सपने। और फिर जब उसका पुत्र जवान होगा, वो एक लाल मिर्च जैसी लड़की जरूर ढूंढेगा और फिर वो सारा संसार अपने पुत्र की आंखों में देखेगा। आज मैं बर्फ वाला पानी नहीं पीऊंगी, एक दिन गोपाल की पत्नी ने शिकंजी का गिलास अपनी सास को लौटाते हुए कहा। और मां जब उसके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो गोपाल ने अपनी पत्नी से हल्का सा मजाक करते हुए कहा कि मैं सारा महीना सपने इकट्ठा करता हूं और तुम महीने के बाद मेरे सारे सपने तोड़ देती हो यार। शायद इन्हीं शब्दों का असर था कि अगले महीने गोपाल की पत्नी के दिन लग गए और गोपाल की बाहों में जैसे अभी उसका बेटा खेलने लग गया है। खट्टी या नमकीन चीजें तो इसने कभी मांगी नहीं है, हमेशा इसका मन मीठी चीजों के पीछे भटकता है। जरूर बेटा होगा, देख लेना तुम, क्योंकि तुम्हारे जन्म के समय भी मुझे गुड़ की खीर ही अच्छी लगती थी। माँ जब भी ये गोपाल से कहती तो गोपाल को लगता है कि अब उसका बेटा तोतली बातें भी करने लगा है। ये 9 महीने गोपाल को पिछले 9 वर्षों के समान प्रतीत हुए और फिर घर में घी, गुड़ और अजवाइन इकट्ठा होने लगी। कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था और गोपाल ने बाहर के बरामदे में बैठकर कागज, कलम और पुस्तक अपने सामने इस तरह रखी हुई थी कि जैसे देखने वालों को लगे कि उसे सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं है। गोपाल पुस्तक का कभी कोई पन्ना पलटता तो कभी कोई पन्ना पलटता और फिर जो भी पंक्तियां सामने आती उनको वो कागज पर लिखने लगता। वो दरवाजे के पास जमकर बैठा हुआ था, लेकिन उसके कान अंदर की आवाज सुनने के लिए सतर्क थे। अरे जरा हिम्मत कर बेटी, हिम्मत कर, बेटों को इसी तरह जन्म दिया जाता है। बस 1-2 मिनट के लिए दांतों तले अपनी जबान को दबा। रह रहकर दाई की आवाज बाहर आ रही थी और गोपाल प्रतीक्षा कर रहा था कि अभी अभी वो कहेगी कि लाख लाख बधाइयां गोपाल की मां, ये लो बेटा। एक बार दाई बाहर आई और कहने लगी कि बेटा गोपाल, जाकर जरा थोड़ा सा शहद ला दो और देख कर लाना कि शहद अच्छा हो, नया हो। और गोपाल वहां से जाना नहीं चाहता था कि क्या पता बाद में जल्दी ही कुछ हो जाए, और मैं उसकी पहली आवाज सुनना चाहता हूं। और वो दाई से कहने लगा कि वाह, शहद की याद अब तुम्हें आई है। ये इतना सारा काम पड़ा हुआ है मेरे सामने, कल मुझे सारा काम दफ्तर में देना है। अरे तुम मर्दों को तो ना सिर्फ अपने काम की ही पड़ी रहती है। अरे उम्र हो गई है बेटा, कई बातें भूल भी जाती हूं। दाई ये कह रही थी कि तभी गोपाल की मां ने सारी मुश्किल दूर कर दी और कहने लगी कि हमारे यहां कभी किसी को शहद वहद नहीं दिया गया, हम तो उंगली पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर मुंह में डाल देते हैं। अच्छा चलो गुड़ ही सही। और दाई इतना बोलकर अंदर चली गई। गोपाल के कान फिर दरवाजे की ओर लगे हुए थे, पर दाई का मिनट भर पता नहीं कितना लंबा था। वो अभी भी कह रही थी कि मिनट भर के लिए दांतों तले जुबान दबा, जरा अपनी तरफ से जोर लगा, जोर नीचे की तरफ। और फिर अचानक बच्चे की रोने की आवाज आ गई। गोपाल की सांस जैसे किसी ने हाथ में पकड़ ली हो। वो ना नीचे आ रही थी और ना ऊपर जा रही थी, और अभी तक दाई की आवाज नहीं आई थी। उसे बच्चे की आवाज की अपेक्षा दाई की आवाज की बहुत अधिक प्रतीक्षा थी। और फिर थोड़ी देर बाद दाई की आवाज आई, लड़की। और गोपाल की कुर्सी कांप गई। उसकी मां शायद पानी या तौलिया लेने के लिए बाहर आई हुई थी। गोपाल के होंठ कांपे। वो बोला, मां, लड़की? नहीं बेटा, तू भी पागल है। अरे जब तक औल नहीं गिरती ना, दाइयां यही कहती हैं। अगर वो ये कह दें कि बेटा हुआ है तो मां की खुशी के कारण औल ऊपर चढ़ जाती है। और मां इतना कहकर अंदर चली गई। ये औल पता नहीं क्या बला है, ना जल्दी गिरती है और ना ही दाई आगे कुछ बोलती है। गोपाल की कुर्सी अब यद्यपि पहले की तरह उतनी कांप नहीं रही थी, फिर भी गोपाल ने उसे दीवार के साथ लगा लिया था। अब बेटी हो या बेटा, देखो जो भी जीव हो, भाग्यवान हो। दाई की आवाज अंदर से आई। तो मां कह रही थी कि बेटी, अरे बेटी तो लक्ष्मी होती है, इस बार बेटी तो अगले साल बेटा। लड़की है कि रेशम का धागा।
माँ कह रही थी या दाई कह रही थी, इस बार गोपाल से आवाज पहचानी नहीं गई। उसकी कुर्सी कांपी और कुर्सी के कारण जैसे सारी दीवार डगमगा गई हो। उसे लगा जैसे वो बूढ़ा हो गया अचानक। लाला गोपाल दास और उसकी पत्नी अपने घुटनों को दबाती हुई कह रही थी, कह रहे लड़की इतनी बड़ी हो गई है, कोई लड़का देखो ना, कहां छिपाऊं इस आंचल की आग को। ऐसा रूप और ऊपर से जमाना इतना बुरा है। और फिर जैसे उसके दरवाजे पर बारात आ गई। उसके दामाद ने उसके पैर छुए। उसकी बेटी लाल सुर्ख कपड़ों में लिपटी हुई थी। वो डोली के पास जाकर उसे प्यार देने लगा। उसकी बेटी बिल्कुल लाल मिर्च जैसी लग रही थी, बिल्कुल लाल मिर्च। और गोपाल को लगा कि आज किसी ने खूब सारी लाल मिर्च उसकी आंखों में डाल दी है। तो ये थी कहानी अमृता प्रीतम जी की लाल मिर्च। अगली बार एक नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। धन्यवाद।